नमस्कार भाई, सभी लोगों को वेलकम है सेशन में। कमेंट करिए, जल्दी से क्लास आपको लाइव हो चुकी है। आज हम लोगों को पैसिव क्वेश्चन की करंट के बारे में समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पैसिव क्वेश्चन की करंट के बारे में। प्रशांत महासागर जी, हाँ। देखो, ये नॉर्थ पैसिफिक क्वेश्चन, इस नॉर्थ पैसिफिक क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर ये इक्वेटोरियल करंट बनती है, ठीक है। अब इन इक्वेटोरियल करंट की मैं बात करूंगा, तो इन इक्वेटोरियल करंट से एक करंट नीचे की तरफ जाती है सही, और ये करंट ऊपर की तरफ जाती है। इधर से एक ठंडी करंट आकर इसमें टकराती है, ड्रिफ्ट बनता है और ये मुड़ जाती है। यहाँ ड्रिफ्ट बनता है, इसके तब से टकरा कर ये ऊपर चली जाती है। इन जलधाराओं के नाम क्या है, इनके नाम बताता हूं मैं आपको। देखो यहाँ से ये दोनों जलधारा जो है इन्हें कहा जाता है इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट या विषुवत धारा, इससे जब ये इधर जाती है तो इसे बोला जाता है क्यूरोशियो करंट, यानी कि क्यूरोशियो की धारा। ऊपर से जब नीचे आती है तो इसे कहा जाता है क्यूराइल करंट, इसे कहा जाता है क्यूराइल की धारा। इसकी मैं बात करूंगा तो इसे ड्रिफ्ट कहा जाता है। ये वाली जो जलधारा इसे कहा जाता है कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इसे ड्रिफ्ट कहा जाता है, और इसे कहा जाता है पेरू करंट। अब आप लास्ट पोर्शन की जलधाराएं समझ रहे हो तो इतना तो आपको भी समझ आ चुका है कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर में है वो कैसी है, वो कोल्ड करंट है। इनके नाम आप जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो होंगे उनको मैं आपको यहाँ पे लिखा दूंगा। ओके, बनाओ इसे, बनाना चाहो बना लो, नाम लिख लो कि गर्म जलधारा कौन सी है, ठंडी जलधारा कौन सी है। हाँ जी, क्लास टीचर आपको कमेंट करना क्यों। आगे बढ़ जाए। नोट करके कुछ नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है आपको क्यूरोशियो पॉइंट, क्यूरोशियो की धारा। इसकी मैं बात करूंगा तो इसे और क्या कहा जाता है, आपका आंसर होगा ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक करंट और जापान करंट। जो ये क्यूरोशियो की धारा है, इसे दो नाम से जाना जाता है, एक को कहा जाता है इसको ब्लैक करंट और दूसरा कहा जाता है जापान करंट। जापान करंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान के पास वाले क्षेत्र में रहती है। ब्लैक करंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जलधारा का जो पानी है वो दिखने में काले रंग का दिखाई देता है ना। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाटर ब्लैक है। जापान करंट क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहां पर फ्लो करती है, फ्लो नहीं हर जगह। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो क्यूरोशियो करंट है ये कैसी जलधारा है, ठंडी या गर्म, तो आपका आंसर होगा ये है वार्म करंट। ये गर्म धारा है ना, कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। और इसकी कंडीशन सेम वैसी है जैसे आपने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम जलधारा के बारे में पढ़ा था। ये प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम है ना, मैं लिख देता हूं ये है सिमिलर एज गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम के समान है। अब ये किसके साथ मर्ज हो जाती है, मर्ज विद क्यूआई करंट, क्यूआई की धारा के साथ मिल जाती है। यानी कि जो ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान है, यहां पर दो धाराएं मिलती हैं, एक तो है क्यूआई और एक है क्यूरोशियो। एक तो क्यूआई करंट है, दूसरी कौन सी है, क्यूरोशियो। क्यूआई की धारा, क्यूरोशियो की धारा। याद रखना जो क्यूआई करंट है ये कैसी करंट है, ये है कोल्ड करंट। क्यूरोशियो जो है ये कैसी है, ये है वार्म करंट। जब दोनों ही जलधारा मिलेगी तो एक बात बताओ हेवी कॉपी कंडीशन बनेगी। तो यहाँ ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान जो होगा, यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पाए जाते हैं हाई रिजर्व ऑफिस। यहाँ पर क्या पाया जाता है, मछलियों का भंडार पाया जाता है।
नोट हुआ? क्वेश्चन वाला टॉपिक पूरा हो गया। अब सी वेव और टाइड को पढ़ लेते हैं। आगे बढ़े। हेड डालो सी वेव। सी वेव किसके कारण बनती है? समुद्री लहर का जो निर्माण होता है, समुद्री तरंग कह लो या समुद्री लहर कह लो, तो आपका आंसर होगा कॉज्ड बाय द विंड प्रेशर, है ना? पवनों के दाब के कारण बनती है। अब आप सोच रहे हो कैसे बनेगी, डायग्राम बनाकर कैसे समझते हैं? ये पानी भरा हुआ है। अब पता क्या होगा, यहाँ चलने वाली जो विंड होगी, यहाँ चलने वाली जो विंड होगी वो पानी के ऊपर प्रेशर लगाएगी, तो पानी नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन पानी में वॉयलेंस फोर्स जो होगा वो नीचे की तरफ लागू हो जाएगा। आगे बात समझ रहे हैं? तो फिर से ये जो पानी होगा ये मुड़ जाएगा, हवा फिर से नीचे दबाएगी, पानी इसको फिर से ऊपर फेंक देगा, तो इस टाइप से वाटर मूव करने लगता है। बात समझ में आ रही है? वाटर क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। तो याद रखना सी वेव का फॉर्मेशन हमेशा किसकी वजह से होता है? आपका सीधा आंसर होगा सी वेव का फॉर्मेशन होता है विंड के द्वारा लगाए गए प्रेशर के कारण। आपने कई बार देखा होगा मानसून सीजन में जब धान के खेत होते हैं या पानी वाला भाग होता है, तो आपने देखा होगा जैसे हवा चलती है ना, तो बहुत प्यारा सा नजारा होता है, छोटी-छोटी उसमें ऐसे ही लहर बन रही होती है। देखा आपने कभी? जब धान के जाते हैं गांव में, आपने देखा होगा कि मानसून सीजन होता है तो ठंडी हवा चल रही होती है ना, बारिश होने के बाद में, और पानी भरा हुआ होता है सभी खेतों में, सारे खेतों में पानी भरा हुआ होता है। तो आपने देखा होगा समुद्र जैसे पानी ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देता है। कभी नोटिस किया हो तो? अब बात ये आती है कि जो सी वेव होती है कैसी होती है, आपका आंसर होगा ये ऑसिलेटरी मोशन करती हुई आगे बढ़ती है, जैसे ट्रैक्टर टायर होते हैं वैसे। आगे बात समझ में? और यहाँ आकर के ये पानी जो है टूट जाता है जब ये मैक्सिमम ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। ध्यान से सुनिए सी वेव मूवमेंट कैसे करती है। ऑसिलेटरी ऑर्बिटल मोशन। ये तरंगें दोलन में गति करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है? जैसे जैसे तट की ओर आती है ना, तो इसकी हाइट बढ़ती चली जाती है टुवर्ड्स कॉस्ट, हाइट इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अगली वाली टर्न के ऊपर ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी। एक टर्न के ऊपर पिछली वाली टर्न जो है वो चढ़ती चली जाती है। मैं लिख देता हूं, तो इसलिए तट की ओर ऊंचाई का क्या होगा? तट की ओर ऊंचाई बढ़ेगी, तट की ओर ऊंचाई बढ़ जाती है। तट की ओर जाने पर ऊंचाई क्या हो जाता है? आंसर होगा ऊंचाई बढ़ जाती है। अब ध्यान से सुनना, जब ये तट पर आकर मैक्सिमम हाइट को ऑब्टेन कर लेती है, तो ये पानी जो है, ये इसका जो पानी है वो ब्रेक हो जाता है, जिसे स्वेस कहा जाता है ना? मैं लिख देता हूं एट कॉस्ट वेव ब्रेक एंड वाटर स्प्रेड, जिसे कहा जाता है स्वेस। तरंग यूं सांप की तरह फन फैलाती है, पानी को फेंक देती है, इसे स्वेस कहा जाता है। तट पर तरंग टूटकर पानी फैलता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे स्वेस कहा जाता है। और फिर स्वेस वाला जो वाटर होता है ना, ये वाटर वापस से समुद्र में जाता है और इसे कहा जाता है बैक वॉश। बहुत खतरनाक होता है ना? वाटर क्या करता है? वाटर रिटर्न होता है कॉस्ट टू सी। आगे बात समझ में? जो पानी होता है, पानी कहां जाता है? पानी तट से वापस समुद्र में जाता है। ये पता क्या करता है? ये अपने साथ क्या लेकर जाता है? मैं लिख देता हूं, ये अपने साथ भाई साहब लेकर जाता है ऑक्सीजन, ये अपने साथ लेकर जाता है सेडिमेंट। आगे बात समझ में? और एक राक्षस की भांति ये पकड़ कर खींच ले जाता है पानी में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इसके लपेटे में आ जाता है, कोई इंसान हो, कोई भी वस्तु हो, कोई जानवर हो, इसके लपेटे में चला जाएगा, तो ये कहां लेकर जाएगा? डीप वाटर में लेकर जाएगा, गहरे जल में ले जाता है। ठीक है? बीचेस पर डूबने की जो घटना होती है वो किसके कारण होती है? तो तब आपका आंसर होगा इस वाटर को कहा जाता है बैक वॉश, पश्च जल कहा जाता है। इस पश्च जल के कारण ही डूबती है वस्तुएं। सेडिमेंट का मतलब मलबा जो होता है तट पर, अवसाद जो होते हैं, तट पर पाए जाने वाला मलबा या अवसाद जो होते हैं वो पीछे की तरफ लेकर जाता है। बताओ समझ आ रही है? है ना? कि पूरी पूरी मलबे को अंदर ले जाता है। कई तटों पर घटना हुई है डूबने की, वो सब यही हुई है। कई सारे उड़ीसा में एक बच्चा, एक आदमी डूब गया था, दुबई में फैमिली घूमने गई थी, तो उनके फादर और दोनों बेटियां वो डूब गई थी, तो इसी के कारण डूब गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब चलो समझते हैं टाइड। टाइड को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, टाइड को पढ़ेंगे सोलर सिस्टम में, वहां अच्छे से समझ आएगा। अब हम पढ़ेंगे सुनामी को पढ़ लेते हैं। सुनामी को छोटा सा देखेंगे तो टाइड को भी कर देते हैं। सुनामी क्या करता है? ध्यान से सुनना, जैसे उच्च तीव्रता का भूकंप आया, तो उच्च तीव्रता का जो भूकंप है उस भूकंप के कारण क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो काइनेटिक एनर्जी महासागरों में अपने साथ जल को लेकर चलती है, तो इसी से काफी ऊंचाई में एक समुद्र में लहर जैसी संरचना बनती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। और सुनामी की एक खास बात है, जैसे तट है मान के चलो और यहाँ पे पानी है, तो यहाँ होता क्या है? ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये बिल्कुल जो मेले में झूले होते हैं उसी तरह होती है।
आपको सोचकर देखो, ये झूला लगा हुआ है यहाँ पर मेले में, ऐसे समझ लीजिए नाव वाला जो झूला होता है, ये यहाँ स्टैंड पे लगा हुआ है। जब ये पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे ही पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाने के बाद एकदम से जब ये छूटेगा तो आगे ऊंचाई तक जाएगा नहीं जाएगा। तो जैसे ऐसा माना जाता है कि महासागरों में जब अचानक से तट के किनारे पानी पीछे की ओर जाता है, तुरंत लोग भागना शुरू हो जाते हैं। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, क्योंकि पानी एक बार पीछे हटने के बाद एक ऊंची हाइट के साथ और फिर यहाँ जाकर गिरता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। इसी को सुनामी कहा जाता है। जब पानी पीछे हटता है तो ये इंडिकेशन होता है, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि अब बड़ा डिजास्टर होने वाला है, सुनामी आने वाली है। तो ध्यान से सुनना, सुनामी है क्या? ये जापानी शब्द है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सुनामी का वेव या लहर। सुनामी आती किसके कारण है? हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक, है ना, यानी कि उच्च तीव्रता का भूकंप। जो उच्च तीव्रता का भूकंप होता है इसके कारण क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो ये गतिज ऊर्जा है ना, यही क्या करती है? ये मूवमेंट क्रिएट कर देती है। मूवमेंट क्रिएट इन ओशन वाटर विद हाइट, है ना। महासागरीय जल में ऊंचाई के साथ गति होती है ना। और सुनामी के कारण क्या होती है? अचानक से बाढ़ आती है और आकस्मिक बाढ़ को कहा जाता है फ्लश फ्लड। मतलब सडन फ्लड नहीं होती, इसको आकस्मिक बाढ़ बोलते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सुनामी आने का कारण क्या है? तो एक लाइन में आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, सुनामी आने का कारण क्या है? हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक, यानी कि उच्च तीव्रता के भूकंप के कारण ही बाढ़ आएगी। ये हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है। अनिका आपका कमेंट आ रहा है, आपके क्वेश्चन टॉपिक फोकस करो, ठीक है। आवाज ऊपर, ये क्या हो रहा है? हेडिंग आउट टाइट। ज्वार क्या होता है? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार कब आता है, कैसे आता है? ये है राइज अप ऑफ ओशन वाटर, यानी कि सागरीय जल में उत्थान है। और ये सागरीय जल में जो उत्थान होता है किसके कारण होता है? कॉज्ड बाय ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन ऑफ सन एंड मून, है ना। ये उत्थान किसकी वजह से होता है? तो तब आप आंसर होगा, ये उत्थान होता है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऐसे समझो कि सूर्य पृथ्वी को पकड़ के खींच रहा है। अनुज कुमार का कमेंट आ रहा है, कहाँ गया ये कमेंट? आके बैक टू रही है। अनुज कुमार का कमेंट आ रहा है, आज तक तो हमने मून सुना था, सन भी होता है, आज पता चला। आज तक आपने ये भी तो सुना होगा कि न्यूज़पेपर में राशिफल पढ़कर जीवन सुधर जाता है। आपने क्या सुना, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? टॉपिक पर फोकस करो, उस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है। कहने का मतलब है कि सूर्य है, सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो स्थल वाला जो भाग है वो तो स्टेबल है, वाटर जो है वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल वाला भाग जो होगा उसमें डिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा, तो उसमें खिंचाव होता है। तो इसी वजह से खिंचाव की वजह से जो पानी है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। आगे बात समझो। अब एक बात सोचना, यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि क्या ज्वार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आता है या कोई और भी स्थिति होती है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको कि सर ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी की अगर मैं बात करूंगा तो मान लेते हैं ये लगभग ऐसे यूं है और यहाँ पानी भरा हुआ है, ऐसे क्यों है? जब सूर्य इसको पकड़कर खींच रहा है अपनी तरफ, तो जब सूर्य खींच रहा है मानकर चलो इसने ए यूनिट फोर्स लगाया, और इस फोर्स की वजह से जो पानी है वो लगभग ऐसे उड़ गया। तो आप लोग सर पृथ्वी क्यों खींच रही है? पानी क्यों खींचा? पानी क्यों चाहिए? मैं पृथ्वी क्यों खींच रही है? भाई आप ऐसे समझो कि अगर आप किसी को पकड़कर अपनी तरफ गुस्से में खींचोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो चलाएगा आपके पास, लो भाई साहब मार लो मुझे, मुझसे गलती होगी। वो ही तो अपनी पोजीशन पर बना रहने के लिए फोर्स अप्लाई करेगा। अब मान के चलो ए यूनिट का फोर्स सन लगाता है, पृथ्वी को पकड़कर खींचता है, तो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब बनी रहेगी कि पृथ्वी भी उतना ही फोर्स अपोजिट में लगाती, तो दोनों अपने स्थान से हिलेंगे। बोलो भाई ना। तो जो बल सूर्य ने लगाया इसको खींचने के लिए पृथ्वी को, इसको तो कहा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स या इसको कहा जाएगा टाइडल फोर्स। लेकिन जो फोर्स अर्थ अपोजिट में लगाती है इसको क्या कहा जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या दोनों अपनी पोजीशन को से हिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, दोनों की पोजीशन फिक्स रहेगी, बस पृथ्वी पर पानी उठेगा ऊपर की तरफ। तो इसको आपने ज्वार नाम दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इधर भी पानी उठेगा? तो आपका आंसर होगा इधर भी पानी उठेगा, इधर भी ज्वार आएगा। यानी कि एक ही टाइम पर पृथ्वी के दोनों तरफ ज्वार आएगा, एक तरफ ज्वार आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, दूसरी तरफ ज्वार आएगा पृथ्वी के खुद के अपकेंद्रीय बल के कारण। कमेंट करो, पूरी जानकारी समझ आएगी नहीं? मैं लिख देता हूं इस बात को। एट द सेम टाइम बोथ साइड ऑफ अर्थ टाइड कंडीशन डेवलप, ठीक है, टाइड कंडीशन डेवलप, यानी कि एक ही समय पर पृथ्वी के दोनों ओर ज्वार आता है। क्यों आता है? सर पीएनजी क्यों? अच्छा डालने के लिए चुपचाप नोट्स बनाने बनाने कमेंट मत कर। वन साइड किसकी वजह से आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये किसका हो सकता है? सन का हो सकता है, मून का हो सकता है। अनदर साइड किसकी वजह से आएगा? तो आपका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, अपकेंद्रीय बल की वजह से। और ये कौन लागू करेगा अपकेंद्रीय बल? तो आपका आंसर होगा अर्थ लागू करेगी, ठीक है। अब बात आती है कि जो टाइड होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है हाई या स्प्रिंग टाइड, बृहद ज्वार, और एक होता है नी या लो टाइड, निम्न ज्वार। बृहद ज्वार की स्थिति बनती है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। नी टाइड की कंडीशन बनती है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, यानी कि डार्क फोर्ट नाइट, ब्राइट फोर्ट नाइट। डार्क फोर्ट नाइट और ब्राइट फोर्ट नाइट, इसको गांव में कहा जाता है अंधियारा पाक, उजाला पाक, ठीक है, अंधियारा पाक, उजाला पाक, ठीक है। इन दोनों की सप्तमी और अष्टमी को 24 घंटे में दो बार ज्वार आता है, ठीक है। 24 घंटे में दो बार ज्वार आता है, लेकिन जो सेकंड टाइड आएगा वो 26 मिनट लेट होगा, 26 मिनट लेट होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वार कहां आता है, तो कनाडा में पड़ती है फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी। फंडी की खाड़ी में FUNDI, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है विश्व में। सभी नीट क्लास पीएनजी, बिकॉज़ मैं नोट्स नहीं बना सकता, मैं क्लास को 2x स्पीड में देखता हूं एंड पीएनजी से रिवीजन करता हूं। प्लीज पॉसिबिलिटी है नहीं, आप भगवान करे आपके अंदर इतनी सद्बुद्धि दे आपको कि आप स्पीड 3x 4x 5x पर जाकर क्लास करें, ठीक है। और आपके अंदर तो अद्भुत कला है,
जो स्टूडेंट स्पीड टू पर क्लास के कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, ठीक है, उस स्टूडेंट को पीएनजी की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। जल्दी नोट करो, ये पूरी यूनिट फिनिश होगी।